Good morning, students. Today we are going to start the macroeconomics, and the first unit of macroeconomics is national income and related aggregates. It is very important unit for us for exam point of view because numerical and different questions regarding national income and related aggregates is asked by, we can see in last previous exams or papers, board papers especially. So in this chapter, first unit of first chapter, we will start from some basic concept of macroeconomics. So let's start. So first, what is macroeconomics? As we know that macroeconomics is the branch of economics like microeconomics, but it is different from microeconomics. The term macro is derived from the Greek word makro, which means large. So we can simply understand that macroeconomics is focuses about a large concept or aggregate level or economy as a whole. That is why in macroeconomics we study the economic behavior of the economy as a whole. So we can define in simple words, macroeconomics refers to that branch of an economics in which we study the economic behavior at aggregate level or as economy level or as economy whole as a whole by focusing our attention on aggregate measures. For example, total output, employment, aggregate price level, inflation or national income or national saving, all concepts which are related with the entire economy are part of मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो सिंपल सा वर्ड है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो आर्थिक कारक हैं उनकी बात करते हैं. ठीक है. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. द सेकंड इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड. सो गुड्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस. हम गुड्स को विभिन्न आधारों पर अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, उनका स्टडी कर सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज़ ऑफ द गुड्स. ठीक है. उस गुड का एंड यूज़ कौन कर रहा है या किस पर्पज़ के लिए वो गुड यूज़ हो रही है, परचेज़ की जा रही है, उस बेसिस पे हम गुड्स को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज़ ऑफ गुड्स इन टू पार्ट्स. These two parts are final goods and intermediate goods. फाइनल गुड्स को हम कहते हैं अंतिम वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स को हम कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु. सो फाइनल गुड्स आर परचेज्ड फॉर कंजप्शन और प्रोडक्शन, बट these are final goods. It means these are those goods which are out of boundary line of production. So these are not used for the purpose of resale, for the purpose of raw material, as we can understand. So expenditure on final goods is called final expenditure. ठीक है. तो फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर होती हैं, यानी कि उनमें वैल्यू एडिशन नहीं होता है. और फाइनल गुड्स कंजप्शन में भी हो सकती है और प्रोडक्शन में भी हो सकती है. अगर कंजप्शन में फाइनल गुड्स को हम यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और अगर प्रोडक्शन में हम किसी फाइनल गुड्स को यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं फाइनल प्रोडक्शन गुड्स. सो वी कैन आल्सो एक्सप्लेन द फाइनल गुड्स बाय वेरियस एग्जांपल. फर्स्ट वन, मशीन परचेज्ड बाय ए फर्म फॉर इंस्टॉलेशन इन फैक्ट्री एज ए फाइनल गुड बिकॉज इट इज़ परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट. तो एक फैक्ट्री ओनर है, वो अगर मशीन परचेज़ कर रहा है तो ये मशीन जो है प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, लेकिन अब ये एज ए फाइनल गुड यूज़ हो रही है, प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही है, और वो एक तरह का उसका इन्वेस्टमेंट है. तो इस मशीन को हम कहेंगे फाइनल कैपिटल गुड्स या फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. सेकंड, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड इज़ अ फाइनल गुड एज इट इज़ परचेज्ड फॉर कंजप्शन. अब जो हाउस होल्ड है, यानी कि कोई भी कंज्यूमर अगर वो मिल्क परचेज़ कर रहा है तो ओबियसली हाउस होल्ड या कंज्यूमर अगर मिल्क या कोई भी गुड परचेज़ करेगा तो वो अपनी किसी न किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है. तो ये कंजप्शन पर्पज़ के लिए मिल्क को अगर हम परचेज़ करते हैं तो वो भी फाइनल गुड्स है, लेकिन वो क्या है, कंजप्शन फाइनल गुड्स है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स उसको हम कहेंगे. ठीक है. अगर सेम यही मिल्क जो है अगर फैक्ट्री में रेस्टोरेंट में यूज़ होता,
ठीक है, तो उसमें वैल्यू एडिशन होता है। उस मिल्क से अगर कोई और गुड्स बन जाती तो वो फिर फाइनल गुड्स नहीं होती, वो क्या हो जाती, इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज बाय ए स्कूल। अब ये जो फर्नीचर है स्कूल में भी परचेज हो रहा है, स्कूल में आप स्टूडेंट हो तो आप यूज़ करते हैं सिटिंग पर्पज़ के लिए, तो वो भी कौन सी गुड है, फाइनल प्रोडक्ट है। वाई, बिकॉज इट इज़ परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट। तो जो भी फाइनल गुड अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए परचेज़ की जाती है तो फाइनल प्रोडक्शन गुड्स होती हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस इज़ आल्सो ए फाइनल प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट। तो हमें ये देखना है कि कोई भी गुड है वो किस पर्पज़ के लिए परचेज़ की जा रही है और उसका यूज़ क्या हो रहा है, इस पर हमें फोकस करना है, न कि पर्टिकुलर कमोडिटी पे। प्रिंटर परचेज बाय ए लॉयर फॉर ऑफिस यूज़ इज़ ए फाइनल प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ पर जस्टिफिकेशन जो दे रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से प्रोड्यूसर अगर परचेज़ कर रहा है या कोई भी पर्सन परचेज़ कर रहा है तो वो फाइनल गुड्स है, और अगर वो कंजप्शन पर्पज़ से कर रहा है तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, और अगर वो प्रोडक्शन या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कर रहा है तो वो फाइनल प्रोडक्शन गुड्स है। इसी तरह से ब्लैक बोर्ड यूज इन ए स्कूल इज़ आल्सो ए फाइनल गुड्स बिकॉज इट इज़ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो सेकंड हैंड कार परचेज बाय ए हाउस होल्ड, ये भी क्या है, फाइनल गुड्स है, ठीक है। ये किसके लिए, हाउस होल्ड अगर परचेज़ कर रहा है तो वो क्या है, कंजप्शन पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स। अंतिम वस्तु जिसको कहते हैं, इसको हम सिंपली इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फाइनल गुड्स आर दोज which are out of boundary line of production or in which we cannot see any value addition, further value addition, जिसमें मूल्य वृद्धि नहीं हो। अगर एक बार जो इस रेट पे आपने परचेज़ कर लिया, आगे उसकी रेट इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पर उसका फाइनली यूज़ हो रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन में हो चाहे वो कंजप्शन में हो, तो उसको हम फाइनल गुड कहेंगे। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स। सो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है मध्यवर्ती वस्तु। अब जैसा कि इसके जो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये फाइनल गुड नहीं है, ये क्या है, इंटरमीडिएट, यानी कि बीच की गुड है, मध्यवर्ती वस्तु, ना तो शुरुआत की है ना अंत की, उसके बीच की है। सो दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और इन विच वी कैन सी द वैल्यू एडिशन आर नॉन एज इंटरमीडिएट गुड्स। हिंदी में कहें तो मध्यवर्ती वस्तु। So goods and services purchased by a production unit from other production unit with the purpose of reselling or with the purpose of using them completely during the same year are called intermediate goods। तो इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन में हमारा फोकस ये रहता है कि हमने जो गुड्स परचेज़ की है वो किस पर्पज़ के लिए परचेज़ की है, हम उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या फिर हम उसको रीसेल करने के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं। अगर इन दोनों में से कोई हमारा पर्पज़ है, इट मीन्स वो गुड हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो गुड हमारे लिए हो जाएगी इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। अब इसके एग्जांपल हैं यहाँ पर देखिए, रॉ मटेरियल्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स परचेज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स आर इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स होता है क्योंकि फाइनल गुड्स इससे बनती है। इंटरमीडिएट गुड्स आर आल्सो कॉल्ड सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो हमने एक बार यूज़ कर लिया, जैसे रॉ मटेरियल मिल्क है सपोज़, है ना, या बिस्किट बनाने के लिए व्हीट फ्लोर यूज़ हो रहा है, तो व्हीट फ्लोर एक बार यूज़ हो गया तो उसको हम बार बार उस चीज़ को, सेम चीज़ को रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स वो क्या हो गई, एक तरह से सिंगल यूज़ गुड्स हो गई। फर्नीचर बनाने के लिए हम लकड़ी यूज़ करें तो उसी सेम लकड़ी को हम कई बार यूज़ नहीं कर सकते, एक बार जिस फर्नीचर में वो यूज़ हो गई। तो इस तरह से सिंगल यूज गुड्स भी होती है जिसको हम इंटरमीडिएट गुड्स भी कहते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है। जैसे हमने पढ़ा कि फाइनल गुड्स पर अगर एक्सपेंडिचर होता है तो उसको फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहते हैं या फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं हम, ठीक है। अब अगर इंटरमीडिएट गुड्स पर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है या उसकी परचेजिंग में कोई पैसा खर्च हो रहा है तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए आप, स्टील शीट्स यूज फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स एंड कॉपर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। अब बना क्या रहे हैं हम, ऑटोमोबाइल्स बना रहे हैं, अब उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टील की शीट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम यूटेंसिल, कोई बर्तन बना रहे हैं उसमें कॉपर यूज़ कर रहे हैं,
तो जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसका पर्पज़ कोई और है, हम आगे की कोई नई गुड बना रहे हैं, दूसरी वस्तु बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो गुड हम एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो ऐसी गुड्स को हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। सिंस दे आर परचेज विद द पर्पज़ ऑफ यूजिंग दैम कम्प्लीटली ड्यूरिंग द सेम ईयर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो सेम ईयर ऑफ प्रोडक्शन में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक क्राइटेरिया है। सेकंड, मोबाइल सेट्स परचेज्ड बाय ए मोबाइल डीलर आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बिकॉज दीज आर परचेज फॉर रीसेल। अब जैसे मोबाइल का एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मोबाइल हम सभी यूज़ करते हैं। एक होलसेलर है, वो अगर मोबाइल बेचता है, ठीक है, रिटेलर को, अब रिटेलर जब होलसेलर से मोबाइल परचेज़ करेगा तो ओबियस है वो किसके लिए परचेज़ कर रहा है, फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल। वो मार्केट में उसको बेच के अपना प्रॉफिट अर्न करेगा, इस तरह से अपना बिजनेस चला रहा है वो। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप या कोई प्रोड्यूसर रीसेल पर्पज़, पुनः बेचने के उद्देश्य से ख़रीदता है, तो उस रीसेल पर्पज़ से ख़रीदा हुआ प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड, यानी कि मध्यवर्ती वस्तु। इसी तरह से चॉक डस्टर परचेज्ड बाय स्कूल्स आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बिकॉज दीज आर यूज्ड कम्प्लीटली ड्यूरिंग द सेम ईयर इन द प्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल सर्विस। तो एजुकेशनल सर्विस यहाँ पर जो है उसके लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है। चॉक डस्टर, ये जो ग्रीन बोर्ड है, वो भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, और दूसरा सेम ईयर में यूज़ हो रहा है। इसी तरह से पेपर परचेज्ड बाय ए पब्लिशर, परचेज ऑफ राइस बाय ए ग्रोसरी शॉप, क्योंकि यहाँ पर रीसेल हो रही है। कोल यूज्ड बाय ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है, तो जो भी रॉ मटेरियल के रूप में या रीसेल के पर्पज़ से हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। तो आपके सामने कोई भी एग्जांपल हो सकता है, आपको सिंपली इतना फोकस करना है कि जिस गुड की बात हो रही है उसको परचेज़ किया जा रहा है तो किस पर्पज़ के लिए किया जा रहा है, क्या फाइनली कोई नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या उसका एंड यूज़ हो रहा है, या फिर उसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम उसको रीसेल कर रहे हैं। तो ये जो की पॉइंट्स है, इस पर अगर हम फोकस करके उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो हम उसको कैटेगराइज कर पाएंगे कि ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। सो नेक्स्ट, इन टॉप टिप्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट नेशनल इनकम इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ओनली। नेशनल इनकम में इन दोनों गुड्स में से हम किसकी वैल्यू ऐड करेंगे, ओनली फाइनल गुड्स, because the value of intermediate goods is not included in the national income, it is already included in the value of final good। जब हम फाइनल गुड की बात करते हैं तो फाइनल गुड का मतलब होता है किसी गुड की फाइनल स्टेज तक जो भी उसका एक्सपेंडिचर हुआ है, जो भी उसकी कॉस्ट आई है, वो उसकी फाइनल वैल्यू होती है। यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक जितने भी स्टेज पे कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ है, रॉ मटेरियल का है या अदर एक्सपेंडिचर है, वो सबकी वैल्यू मिलाकर टोटल होता है उसकी फाइनल कॉस्ट, और जिससे उसकी फाइनल वैल्यू बनती है। तो कहने का मतलब है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे कि फाइनल गुड को भी कर लें और इंटरमीडिएट गुड को भी कर लें तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम दो बार ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एक बार तो फाइनल गुड में उसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, फिर हमने सेपरेटली और ऐड कर दिया, तो इससे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज होती है और हमें नेशनल इनकम का एक एक्यूरेट और सही एस्टिमेशन नहीं मिल पाता है। इसलिए कीप इन माइंड दैट इन नेशनल इनकम वी ऑलवेज इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, नॉट द इंटरमीडिएट गुड्स। So I hope now you will understand what is the final good and intermediate good, and by their different examples we can classify them into final and intermediate goods. Now we come to the next topic, that is consumption goods and capital goods. So final goods produced in an economy in a given period of time are either in the form of consumption goods or capital goods. अब हम जानते हैं कि फाइनल गुड जो है वो कंजप्शन पर्पस से भी यूज़ हो सकती है और प्रोडक्शन पर्पस से भी यूज़ हो सकती है। सो एज फाइनल गुड्स दे डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन एट द हैंड ऑफ एनी प्रोड्यूसर, दस द फाइनल गुड्स वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो फाइनल गुड्स को दो भाग में हम डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। एक कंजप्शन पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाली फाइनल गुड्स को हम कहते हैं कंजप्शन फाइनल गुड्स या फाइनल कंज्यूमर गुड्स। दूसरा प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए यूज होने वाली फाइनल गुड्स को हम कहते हैं कैपिटल गुड्स या फाइनल
producer goods. So first we take consumption goods. So consumption goods are those final goods which are consumed or used for the satisfaction of wants by the consumers. ठीक है. So it is clear कि ऐसी गुड्स जो कंजप्शन पर्पस से एक कंज्यूमर द्वारा डायरेक्टली अपनी डिफरेंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, कंजप्शन गुड्स. हिंदी में क्या कहेंगे इनको, उपभोग वस्तुएं. फॉर एग्जांपल फूड, क्लोथिंग, टेलीविज़न सेट्स एट्सेट्रा. ठीक है. सो दीज कंज्यूमर गुड्स लाइक टेलीविज़न सेट्स, ऑटोमोबाइल्स, होम कंप्यूटर्स एट्सेट्रा विच आर ऑफ ड्यूरेबल करेक्टर और आर कॉल्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. तो कंज्यूमर गुड्स को हम भी फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं कि ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सिंगल यूज़ गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स. इस तरह से उनकी जो लाइफ एक तरह से होती है कि भाई किसी की लाइफ ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी को हम एक बार यूज़ कर सकते हैं, किसी को हम रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं. इस बेस पे हम उसको ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ गुड्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसे those consumer goods like food, clothing etc. are extinguished by immediate or short period consumption are known as consumer non durable goods. ठीक है. जैसे घर में हम फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्नीचर क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है. ठीक है. अगर हम अपनी कार को यूज़ कर रहे हैं कंजप्शन पर्पस के लिए तो वो भी ड्यूरेबल गुड्स है. ठीक है. लेकिन अगर हम घर में क्रॉकरी यूज़ कर रहे हैं तो वो कंपैरेटिवली उतनी ड्यूरेबल नहीं है. हम फूड आइटम्स को यूज़ कर रहे हैं, वो सब क्या है, सिंगल यूज़ गुड्स है. इस तरह से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स. सो दोज फाइनल गुड्स विच आर ऑफ ड्यूरेबल करेक्टर एंड यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स. फॉर एग्जाम्पल मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. सो दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ other goods or which are used for the investment purpose by the producer are known as capital goods or final capital goods. So capital goods are also called durable producer goods having a long life of say 5 years or 10 years. तो इसको भी हम durable में classify कर सकते हैं. So we can say that the basic of classification of final goods into consumption goods and capital goods depends on the economic nature of its use. For example, a machine purchased by a household is a consumption good, whereas if it is purchased by a firm for the use the business, then it is a capital goods. Similarly, a car purchased by a household is a consumption good, whereas if it is purchased by a firm for use in business, then it is a capital good. So बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमें समझना है. कोई भी गुड हो, अब हम बात करें, सेम गुड जो है वो आपकी कंज्यूमर गुड हो सकती है, साथ में वो प्रोड्यूसर गुड भी हो सकती है. डिपेंड करता है कि उस गुड को कौन यूज़ कर रहा है, किस पर्पज़ के लिए वो गुड यूज़ हो रही है. अगर एक हाउस होल्ड कार को यूज़ कर रहा है अपने फैमिली पर्पज़ के लिए या कंजप्शन पर्पज़ के लिए, तो वो कार क्या हो जाएगी, फाइनल कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, कंजप्शन गुड्स. इसी तरह से अगर एक प्रोड्यूसर जो है अपने कार को यूज़ कर रहा है प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए या फैक्ट्री पर्पज़ के लिए, तो उसको हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड या कैपिटल गुड कहेंगे. तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी गुड हो उसको यूज़ कौन कर रहा है. अगर उसको प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है तो वो कैपिटल गुड है, प्रोडक्शन में यूज़ कर रहा है इसलिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है इसलिए. और अगर उसी गुड को कोई कंज्यूमर या हाउस होल्ड कंजप्शन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो वो क्या हो जाएगी, हाउस होल्ड गुड हो जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने 2 एग्ज़ाम्पल लिए यहाँ पर, मशीन जो है, चाहे वो कोई सी भी मशीन हो, ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन है. अब वॉशिंग मशीन एक हाउस होल्ड अपने घर पे यूज़ कर रहा है तो उसको हम कंज्यूमर गुड्स कहेंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स. अगर वही वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री में यूज़ हो रही है क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, तो उसको हम कौन सी गुड कहेंगे, कैपिटल गुड कहेंगे. ठीक है. तो आई होप यू विल बी एबल टू क्लियर द टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स which we can divide into 2 parts, consumption good and capital goods. Now we come to the next topic, that is stock and flow. So it is very important, 3 marks question, 4 marks question इस पर आता है. So stock are economic variable measured at a given point of time. Stock का मतलब है
ऐसा इकोनॉमिक वेरिएबल जिसको हम किसी निश्चित समय बिंदु पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैपिटल, वेल्थ, मनी सप्लाई, पॉपुलेशन, इन्वेंट्रीज, फॉरेन डेब्ट्स, बिल्डिंग्स, मशीन इन ए फैक्ट्री, बैलेंस इन ए बैंक अकाउंट और वाटर इन ए टैंक एट्सेट्रा। तो ये जितने भी एग्जांपल हमने यहाँ पर देखे, ये सब जब हम मेज़र करते हैं तो इसके साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक पर्टिकुलर डेट, एक पॉइंट होता है। तो जिस भी इकोनॉमिक वेरिएबल को हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं उसको हम हमेशा क्या मानेंगे, स्टॉक। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई से दैट इन माय सेविंग अकाउंट देयर इज़ सेविंग ऑफ अराउंड ₹10,000 एज ऑन 1 जनवरी 2020, कि 1 जनवरी 2020 को मेरे बचत खाते में 10,000 रुपये जमा हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, वो पॉइंट ऑफ टाइम है पर्टिकुलर डे, 1 जनवरी 2020 की बात हो रही है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक वेरिएबल है या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेज़र हम कर रहे हैं उसको हम क्या मानेंगे, कौन सा कंसेप्ट मानेंगे, स्टॉक, ठीक है। जैसे वाटर इन ए टैंक, टैंक में पानी भरा हुआ है तो ये भी एक स्टॉक कंसेप्ट है। वेल्थ हमारी इतनी है, इतने करोड़ रुपए में है या चाहे लाखों में है, जिस भी वैल्यू में है, तो वो सब क्या है, मनी सप्लाई। देश में आज 1 जनवरी 2020 को मनी सप्लाई इतनी है, चाहे वो किसी भी यूनिट में हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, जो भी हो। तो पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर आ जाता है वो कंसेप्ट हो जाएगा आपका स्टॉक। दूसरा आता है फ्लो। सो फ्लो आर इकोनॉमिक वेरिएबल्स मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे इकोनॉमिक कंसेप्ट जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र नहीं करके पीरियड ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं। अब ये पीरियड कुछ भी हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, ईयरली हो सकता है, या और भी कोई ड्यूरेशन हो सकता है। तो जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात आएगी वहाँ पर उस वेरिएबल को हम किस में मानेंगे, फ्लोज में मानेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, सेल्स, सेविंग्स, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि द आउटपुट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर इज़ 1000 किलोग्राम्स, किसी भी कमोडिटी का आउटपुट जो है 1000 किलोग्राम रहा लास्ट ईयर में फॉर एग्जांपल, या उसकी सेल्स इतनी रही, या उसका प्रॉफिट इतने करोड़ रुपए का रहा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। चाहे वो 1 ईयर की बात हो, 1 मंथ की बात हो, 1 वीक की बात हो, तो जब पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है तो वो कंसेप्ट फ्लोज का हो जाएगा। तो यहाँ पर टॉप टिप में हम समझ सकते हैं कि एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल्स, सपोज अ टैंक इज़ बीइंग फिल्ड विद वाटर कमिंग फ्रॉम ए टैप। एक टैंक है जो भरा जा रहा है पानी से, और वो पानी कहाँ से आ रहा है, एक नल से आ रहा है। द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ फ्लोइंग इनटू द टैंक फ्रॉम द टैप पर मिनट इज़ ए फ्लो। तो नल से जो पानी गिर रहा है और टैंक में जा रहा है, उस अमाउंट ऑफ वाटर जो पर मिनट भर रहा है, तो वो क्या है, फ्लो है। उसको हम फ्लो मानेंगे क्योंकि वो एक तरह से पानी का फ्लो हो रहा है, भाई नल से जा रहा है, टैंक में जा रहा है, तो नल से टैंक का जो फ्लो है वो फ्लो का कंसेप्ट हो गया। एंड हाउ मच वाटर देयर इज़ इन द टैंक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम कहें कि भाई इतने बजे हमने टैंक भरना शुरू किया, लेकिन इतने बजकर इतने मिनट पे उसमें आधा टैंक भरा था या पूरा टैंक भरा था, जो भी था, तो उतना टैंक में जो पानी एक पर्टिकुलर टाइम पे था वो क्या हो गया, स्टॉक का कंसेप्ट हो गया। और जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है, चाहे वो हम टैंक से खाली करें या टैंक में पानी भरें, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो का कंसेप्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। सो इन्वेस्टमेंट क्या है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इट इज़ डिफाइंड एज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल हम सभी जानते हैं, मशीन्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, या ऐसी गुड्स होती हैं जिनको हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं, जिनके हाई वैल्यू होती है, जिनमें डेप्रिसिएशन हो सकता है। जो कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मली प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स में यूज़ होती है। तो जो मशीन्स हैं, फिक्स कैपिटल हैं, उनके स्टॉक को ऐड करना, उनके स्टॉक में एडिशन होना, और चेंज इन इन्वेंट्रीज ड्यूरिंग ए ईयर। तो एक ईयर में जो हमारी इन्वेंट्रीज़ हैं उसमें अगर चेंज होता है और जो फिक्स कैपिटल का स्टॉक है उसमें एडिशन होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट।
सो इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, और हिंदी में हम इसको कहेंगे पूंजी निर्माण। जहाँ पर पूंजी का निर्माण हो रहा है उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो द पार्ट ऑफ फाइनल आउटपुट विच कंप्राइजेज ऑफ कैपिटल गुड्स कॉन्स्टिट्यूट्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी होता है, नेट इन्वेस्टमेंट भी होता है। ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, इसको भी आगे हम क्लियर करेंगे। फॉर एग्जांपल मशीन्स, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, बिल्डिंग्स, ऑफिस स्पेस, स्टोर हाउसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट, सिटीज़, ये सारे क्या है, ये जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर हुआ है तो वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन is a part of the capital goods produced this year goes for maintenance or replacement of existing capital goods. ठीक है, because the existing capital stock suffers wear and tear and need maintenance and replacement. तो जो fixed goods हैं या fixed capital है उनको हम जानते हैं कि repeatedly यूज़ होती हैं। जब repeatedly किसी गुड को हम बार बार यूज़ करते हैं तो उसका मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, और नॉर्मल वियर एंड टीयर के पर्पज़ से उसमें कुछ ना कुछ हमें खर्च करना होता है, यानी कि उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होती है। तो जो डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स है या फिक्स्ड वैल्यू असेट्स हैं उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, और इसको अदर नेम से हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। The portion of the capital goods produced is not an addition to the stock of capital goods. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो है उसको हम एडिशन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। उसको मशीन को बार बार यूज़ करने से उसमें जो घिसावट हो रही है, जो नॉर्मल वियर एंड टीयर हो रहा है, उससे उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन में तो क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है, पूंजी निर्माण में मूल्य वृद्धि होती है। तो दिस वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टू अराइव नेट इन्वेस्टमेंट। तो कहने का मतलब अब हम समझ गए कि अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन दोनों ऐड होते हैं, और अगर हम ग्रॉस और नेट की बात करें तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका डेप्रिसिएशन। तो अगर हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करें तो हमें नेट मिल जाएगा। सो दिस डिलीशन मेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू एकोमोडेट रेगुलर वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल जो है उसका भी कई बार क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू में 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो ये सिंपल सा उसका फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, एंड द फॉर्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल इज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ कैपिटल असेट इन ईयर्स। तो ये 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल, और इसको हम फाइनल नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है उससे समझ सकते हैं। सपोज ए न्यू मशीन इज परचेज फॉर ₹20 लाख। ठीक है सॉरी, एक नई मशीन है जिसको हमने 20 लाख में ख़रीदा। हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ सर्विस 10 ईयर। अब उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन है वो 10 ईयर्स है, आफ्टर विच इट फॉल्स इनटू डिस रिपेयर एंड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है, अब सपोज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन विल बी नील आफ्टर 10 ईयर्स। तो स्क्रैप वैल्यू हमें मान लेना है 0, और कॉस्ट 20 लाख है और लाइफ है इसकी 10 ईयर्स है। तो जो अबव फार्मूला है उसमें हमने इसको वैल्यू को पुट किया, उसको यूज़ किया सिंपली 20 - 0/10। सो 20/10 इज इक्वल टू 2 लाख पर ईयर। इट मीन्स डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल की वैल्यू क्या है, 2 लाख पर ईयर, यानी कि 1 साल में उसको लगातार यूज़ करने पर उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, 2 लाख रुपए कम हो जाएगी। 2 साल यूज़ करेंगे तो 4 लाख, 3 साल यूज़ करेंगे तो इस तरह से 6 लाख, इस तरह से 2-2 लाख रुपए हर साल उसकी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसको हम डेप्रिसिएशन कह रहे हैं। Thus the machine is gradually used up in each year's production process, then each year 1/10 of its original value gets depreciated. So instead of considering a bulk investment for replacement after 10 years, we consider an annual depreciation cost every year. तो जो एनुअल लेवल पे हम वार्षिक जो उसकी मूल्यह्रास है
डेप्रिसिएशन उसको हम कंसिडर करते हैं. So note that depreciation does not take into account unexpected or unforeseen obsolescence or a sudden destruction or disuse of capital as can happen with accidents, natural calamities or other such extraneous circumstances. This is called capital loss. So capital loss is different from depreciation. अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए और उससे हमारी कोई जो कैपिटल है या कोई मशीन है या असेट है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, बर्बाद हो जाए, सो दैट इज़ कैपिटल लॉस. उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे. डेप्रिसिएशन तो तब होगा जब हम उस मशीन को, उस कैपिटल, फिक्स कैपिटल को कंटिन्यूसली यूज़ करें प्रोडक्शन में, और ऐसा करते हुए उसकी गिरावट के कारण उसके मूल्य में कमी आ जाए, उसके रख रखाव का जो खर्चा है या उसके मूल्य में कमी आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन कहेंगे. सो keep in mind that capital loss is different from depreciation of capital. So I hope now you will be understand the basic concept of macroeconomics and its example, and the classification between final goods and intermediate goods. As further, final goods is classified into consumer goods and capital goods. Now we can give a clear example of consumer goods and capital goods, final goods and intermediate goods, and we can also understand the concept of stock and flow with its examples. And the investment, the concept of investment in two types, as it is gross investment or net investment, and the depreciation of capital by using its formula. So that's all for today's. Thank you for listening. Okay, bye, take care.